हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उन सबको आज मैं डील करूंगा। आप एक एक करके ध्यान से देखें और इस सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स के किरण प्रकाश की किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उससे संबंधित 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उनको बताऊंगा। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके कॉपी में जरूर लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं किरण प्रकाश की का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अपवर्तन की घटना निम्न में से कौन सी राशि अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? विकल्प है प्रकाश की चाल, दूसरा विकल्प है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और चौथा है प्रकाश की आवृत्ति। तो याद रखेंगे कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचरित होता है तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? तो देखिए इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ जो कांच है म्यू जी का मान दिया गया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान दिया गया 4/3। अगर क्रांति कोण का मान थीटा हो तो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी। यानी आपको देख लेना है कि प्रकाश किस में जा रहा है। अगर पानी में जाता है तो पानी का अपवर्तन ऊपर रखेंगे और कांच में जाता है तो कांच में का ऊपर रखते हैं, यानी जिसमें प्रकाश जाएगा उसका अपवर्तनांक ऊपर रहेगा। तो क्या रखेंगे 4/3, आप बटा कर देंगे 3/2। तो आगे कितना है आपका साइन इनवर्स 4/3, आप बटा कर देंगे 3/2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 4 दूना 8/9 आएगा, यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो आप विकल्प दिया गया है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह नीला क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद है आकाश जो नीला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 1 प्रकीर्णन। जिसे रेले नामक एक वैज्ञानिक था उसी ने बताया था अपने प्रयोग के द्वारा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है, आपको बताना है निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। विकल्प है n इज लेस देन 1, दूसरा n इज ग्रेटर देन 1, n इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 या लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन 0। यानी कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है? तो आप याद रहे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 1। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 cm की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से क्या होगी ये बताना है। तो देखिए उत्तल लेंस दिया गया है, एफ का मान दिया गया 20 cm, तो एफ के लिए क्या होगा प्लस में होगा उत्तल लेंस के लिए। अब दर्पण से 20 cm वस्तु रखा गया, भी बराबर क्या हो गया वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। तो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू दर्पण है 1/v आप प्लस 1/u, ठीक है 1/u। तो रखिए इस मान को, तो हम रखेंगे तो आ जाएगा 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/-20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 आकर जुड़ जाएगा इधर, तो 2/20 आ गया, यानी आ जाएगा आपका 1/v बराबर 2/20 यानी 1/10। इसका मतलब हुआ कि v का मान आपका जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 है तो माध्यम प्रकाश का वेग
क्या होगा? तो यहाँ क्या होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 है। क्रांति कोण का मान दिया गया है 30। तो माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लेना है, आपको निकालना है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो मान लेंगे यदि माध्यम में प्रकाश का वेग cm है, तो हम क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग रखेंगे, या इसको ऐसे बनाए 1 मिनट। एक फॉर्मूला होता है v1 बराबर v2 कोसेक 30 डिग्री, ठीक, कोसेक c कर दीजिए, यानी क्रांति कोण, c क्रांति कोण, जहाँ v1 जो है प्रकाश का वेग है निर्वात में, और v2 है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम प्रकाश का वेग निकालना है तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बटा कोसेक c, ठीक है, v1 बटा कोसेक c। तो यहाँ देखिए v2 बराबर आ गया v1 निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8, और कोसेक हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 2, तो 3 में 2 से भाग देंगे 1.5, यानी आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया। इसको याद रखेंगे v1 बराबर v2 कोसेक c, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी विकल्प 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो यह आपतन कोण का होता है क्रांति कोण के बराबर होता है। तो अगर क्रांति कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उस कोण को क्रांति कोण बोलते हैं। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, आपका विकल्प नंबर 3 होगा। अगला, यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा v2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण c हो, तब तो अभी फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, v1 बराबर v2 कोसेक c, v1 बराबर v2 कोसेक c, जहाँ v1 निर्वात में प्रकाश का चाल और v2 माध्यम में प्रकाश का चाल है, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही है। इसको ध्यान से देखें और याद कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, अब यहाँ छूट गया है, आप देख लीजिए, जल और कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ जल का अपवर्तनांक होगा 2/3 और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 5/6, क्वेश्चन में ही होगा। जल और कांच का अपवर्तनांक का मतलब 2/3 और 5/6 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष निकालना है। तो देखेंगे किसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए और दूसरे वाले से भाग दीजिए। तो आपको कांच का निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 5/6, अब बटा जल का 2/3, तो कितना आ जाएगा 5/6 और गुना 3/2, 3 गुना 6 कटेगा, कितना आ गया 5/4, आपका आंसर हो जाएगा 5/4, विकल्प नंबर 3 आपका सही है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा 2/3 अपवर्तनांक है और 5/6 है। नेक्स्ट है 10 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? सेम वही फॉर्मूला, v1 बराबर v2, नहीं इस पर मत बनाइए, सॉरी, यहाँ दिया गया है वायु में प्रकाश का चाल दिया हुआ है और यहाँ अपवर्तनांक दिया गया है, वायु में प्रकाश का चाल दिया गया है और यहाँ दिया गया आपका अपवर्तनांक। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इस सूत्र से बना दीजिए। यहाँ निकालना है इतना अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल को Cg मान लीजिए, Cg बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, क्योंकि म्यू बराबर Cg/C0, तो यहाँ C0 का मान 3 × 10 के पावर क्या हो गया 8, निर्वात में प्रकाश का चाल, और माध्यम का अपवर्तनांक 1/1.5 है, तो 3 में 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 यानी आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। फिर से आप याद कर ले, मैंने क्या बताया, Cg बराबर C0/μ, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अगला है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी S एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंधित, तो सिंपल है, F बराबर क्या होता है R/2, F बराबर 2, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ 2 लेंस क्षमता दिया गया है, यानी P1 का मान दिया गया है 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया गया है -3 डायोप्टर, ठीक है।
तो संपर्क में रखे गए लेंस की फोकस दूरी यदि P हो तो P वाला क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 जोड़ेंगे 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, यानी क्षमता 2 डायोप्टर आ गया। तो आपको निकालना है फोकस, इसलिए F बराबर 1/d या 1/p करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, ये मीटर हो जाएगा, मीटर को cm बदल दीजिए, 1/2 गुना क्या हो जाएगा 100, कितना आ गया 50 cm आ गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सेम ऐसे ही P1 बराबर क्या हो गया 4 डायोप्टर और P2 बराबर दिया गया कितना -2 डायोप्टर, ठीक है, इसलिए P निकाल लेंगे, P1 प्लस P2, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर, इसलिए F = 1/p, तो 1/2 मीटर होगा, तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे तो कट जाएगा 2 से 100 तो 50 आ गया, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 cm और लेंस की फोकस दूरी 30 cm है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ उत्तल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या दिया, R1 का मान दिया गया कितना 10 cm, लेकिन समतल पृष्ठ, उत्तल समतल का मतलब क्या हुआ, ऐसा है, एक तरफ से उत्तल है एक तरफ से समतल है, तो R2 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, और फोकस दूरी भी दिया है, F का मान दिया गया है ये 30 सेंटीमीटर 30 cm, तो अपवर्तनांक मान लेंगे n बराबर व्हाट, ठीक है। तो देखिए सूत्र होता है 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है, तो हो जाएगा n-1, 1/r1 का मान क्या हो गया 10, r2 का मान क्या हो गया इन्फिनाइट, ठीक है, या 1/f का मान क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो आ गया आपका 1/∞ 0 हो जाएगा, तो और अगले स्टेप में चलिएगा, तो 1/30 बराबर n-1 इंटू 1/10, 1/30 इन्फिनिटी का मान 0 हो गया, ये कट जाएगा, तो 1/3 = n-1, 1 इधर आएगा, जब 1 इधर आया तो 1/3 + 1 = n, इसलिए n का मान कितना आ गया 4/3, 4/3 से डिवाइड करेंगे 1.33 आ गया, यानी विकल्प नंबर टी आपका सी, 3 नंबर अपवर्तनांक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 cm तथा -40 cm है, तो संयोजन की क्षमता निकालनी है, अतः सबसे पहले हमें क्या करना होगा संयोजन का फोकस निकालना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ F1 का मान दिया गया 25 cm और F2 का मान दिया गया -40 cm, और F संयोजन का फोकस दूरी व्हाट हो गया, तो यहाँ सूत्र लागू होगा 1/f बराबर 1/f1 जो 1/f2, तो आप क्या कीजिएगा 1/25 प्लस 1/-40 कर देंगे, यानी आपने क्या किया 1/f बराबर कर दिए 1/25, ठीक है, प्लस 1/-40, एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25 और 40 का लघुत्तम हो गया 200, ठीक है, तो 25 8 है 208 हो गया, 4 25 5 आ गया, इन 3/200 आ जाएगा आपका, तो 1/f बराबर कितना आ गया 3/200 आ गया, यानी F का मान कितना आ गया 200/3 cm आ गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, इसलिए P = 1 क्या होता है F, तो 1/200 क्या करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, ये cm में याद रहे, तो कितना आ गया 3/200, ये सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमेशा क्या करते हैं फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं, इस कारण से इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो कितना आ गया 1.5 डायोप्टर हो जाएगा, यानी क्षमता हो जाएगी 1.7 डायोप्टर, यानी विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। ओके, अगला, संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां 12 सेमी और 18 सेमी है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सेम, तो एगो F1 का मान आ गया आपका 12 cm और F2 का मान आ गया 18, लेकिन यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यह उत्तल उत्तल का प्लस में होता है, अवतल का फोकस दूरी माइनस में होता है, तब सूत्र लागू कीजिए 1/f बराबर 1/f1 जोड़ो 1/f2, यहाँ मान रख दीजिए
तो 1/12 प्लस 1 क्या हो गया -18, ठीक है। लघुत्तम लीजिए 36 हो जाएगा, 12 36 और 18 36, कितना आ गया 1/36। तो आ गया आपका 1/f इक्वल टू 1/36, इसलिए f का मान कितना आ गया 36 cm आ गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, आगे 0.5 मीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सेम वही f1 का मान हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। f2 का मान हो गया 1 मीटर। ओके, दोनों उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो -1 मीटर होगा। तो 1/f, फिर फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/f1 जो 1/f2। तो कैलकुलेट करते हैं तो 1/0.5 जो 1/-1। ओके, तो क्या करेंगे इसको 10/5 कर देंगे, 10/5 -1, तो कितना आ गया 10 से 5 कट जाएगा तो 2 आएगा, 2 - 1 कितना आ गया 1, यानी 1 मीटर आ गया फोकस दूरी, यानी 1/f का मतलब क्या आ गया 1 आया, इसलिए f का मान कितना आ गया 1, यानी 1 मीटर फोकस दूरी होगा। विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला है एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.51 है से एक पतला लेंस बना है, लेंस की दोनों सतह उत्तल है, इसे जल इतना में डुबाया गया, यह लेंस व्यवहार करेगा। तो यहाँ देखिए एक लेंस को जल में डुबाया गया, तो यहाँ देखना है किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह उसी के जैसा काम करेगा, ठीक है। यहाँ लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक क्या है ज़्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है, और तो पानी का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। उत्तल है तो उत्तल की तरह ही वो दिखाई देगा। उत्तल माने अभिसारी, उत्तल का मतलब अभिसारी लेंस, यानी विकल्प नंबर 1 है। अवतल माने अपसारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक 1.5 अपवर्तनांक के समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 cm है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है, तब आपसे पूछता है इसकी क्षमता क्या होगी। फिर से देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एक 1.5 अपवर्तनांक के समतलेतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस का पावर आपको बताना है। तो यहाँ एक बात याद रखिए, यहाँ लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, ओके, और वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया गया है कितना 10 cm, तो एफ का मान क्या हो जाएगा 5 cm। जब एफ का मान 5 आ गया तो क्षमता निकालेंगे ना, क्षमता तब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो 100/एफ ही करेंगे तो आ जाएगा, तो 100/5 कितना आ जाएगा 20 आएगा, यानी आपका आंसर 20 हो जाएगा, जो कि इसमें विकल्प में नहीं दिया गया। याद रखिए 20 डायोप्टर इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प में यहाँ 20 डायोप्टर बना लीजिएगा, विकल्प में नहीं दिया गया है, आप देख लेंगे। ओके, अगला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी, यहाँ क्षमता P का मान क्या दिया है 2 दे दिया है, तो ए फॉर क्या होता है 1/P, तो 1/2 यह मीटर हो गया, मीटर को cm में बदल देंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 50 आ गया, आपका 50 हो जाएगा, यानी आंसर 50 cm, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यदि लेंस के ऊपरी अर्ध भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा। एक आता है एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यदि लेंस के ऊपरी अर्ध भाग को काला कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा, प्रतिबिंब ऊपर की ओर खिसक जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, यानी क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा एक बात याद रखें, यदि हम लेंस को काले कागज से ढक देते हैं तो सिर्फ प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, एक इसका हो जाएगा आपका 4, इसको अच्छा से आप याद कर लेंगे, सिर्फ तीव्रता घटता है। अगला क्वेश्चन है 22 +3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी, तो पहले संयोजन की क्षमता तो निकाल लीजिए। P1 बराबर क्या होगा 3 डायोप्टर, P2 का मान आ गया कितना -5 डायोप्टर, तो P बराबर होता है P1 + P2। ओके, तो हो गया आपका 3 - 5 कितना आ गया -2 डायोप्टर, तो F बराबर क्या होगा 1/P, तो 1/-2 यह मीटर में आएगा, तो हम क्या करेंगे मीटर को cm बदलेंगे, तो 1/-2 है 100 कर देंगे तो कितना आ गया -50 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला
आर बकता त्रिज्या तथा एन अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस आर बकता त्रिज्या N1 तथा N2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक अवतल समतल अवतल लेंस है। तो इधर से भी समतल हो जाता है, इधर से भी क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्षमता जो होती है शून्य हो जाती है, क्षमता जो होती है शून्य। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही है, ठीक है। अगला है, दो लेंस जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है संपर्क में रखे गए तो संयुक्त लेंस की शक्ति। सिंपल है, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। 4 डायोप्टर और P2 बराबर क्या है, -2 डायोप्टर, इसलिए P बराबर P1 प्लस P2 कर देंगे, सिंपल है। ये आपके NCERT के सारे प्रश्न हैं, -2 होगी, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 डायोप्टर आंसर हो गया, 2 डायोप्टर प्लस में होगा आपका आंसर, यानी विकल्प नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। जब प्रकाश की एक किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है तो इसमें औसतन विचलन होता है। औसतन विचलन कोण का मान क्या है, आपको बताना है कि औसतन विचलन कोण का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ एक बात क्लियर करेंगे, लेमडा मिनिमम, औसतन विचलन कहा होता है मिनिमम, बराबर हो जाता है I प्लस आई डैश माइनस ए, आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, ठीक है, और आई डैश मैंने दूसरे सतह से आपतन, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई तथा आई डैश का मान बराबर होता है। तो यह 50 होगा और यह क्या होगा, 50। और ये अपवर्तक कोण 60, तो कितना हो जाएगा, 50 + 100, 100 में 60 के कितना बचेगा, 40 डिग्री आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। इस सूत्र को याद कर लेंगे। अगला, एक संभावित प्रिज्म में न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात करें। समस्या ही आपको निकालना है, लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम। तो आपको क्या बताया, आई प्लस आई माइनस ए, ठीक है। तो आई का मान पहले निकालना होगा। तो आपतन कोण है 4/5 गुना है, और समबाहु त्रिभुज के लिए अपवर्तक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री। 60 में 4/5 से गुना करेंगे तो कितना, 12 × 60, 12 × 48, यानी अपवर्तक कोण का मान 48 हो जाएगा। और यहाँ कहता है इसका दिया दिया है कितना, यानी 48, तो आई गया, आई का मान आ गया। तो आई प्लस आई, 48 प्लस क्या हो गया, 48 माइनस अपवर्तक कोण सामान्य त्रिभुज के लिए 60 होता है। तो 48 48 कितना होगा, 96 माइनस 60, तो कितना आएगा, 36 आएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा 36 डिग्री, विकल्प नंबर 4। और समझ देखिए, पहले मैंने आई का मान निकाल लिया, 4/5 गुना कह रहा था। अब क्या किया, आई का मान आई प्लस आई माइनस ए होता है सूत्र, यही आपका न्यूनतम विचलन कोण का मान हो गया। अगला, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यानी जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो किस किरण का विचलन सबसे अधिक होगा, लाल का, बैगनी का, नीला का या हरा का। तो सबसे विचलन वाला जो किरण है वह क्या है, बैगनी है, वह याद करें, वो बैगनी है। और सबसे कम विचलन का है तो वह क्या होगा, लाल होगा। तो आपका यहाँ बैगनी अधिक पूछ रहा है, विकल्प नंबर 2। अगला है, जिस भौतिक घटना के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, माने किस घटना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को, ये आपको बताना है। तो याद रखें, उनको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। इन विकल्प नंबर आपका कौन सा हो गया, 4। सीवी रमन को मिला था किसके लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का चाल जल में सर्वाधिक होगा। किस रंग के प्रकाश का चाल जल में सबसे अधिक होगा। विकल्प है लाल, पीला, हरा या बैगनी। तो याद रहे, लाल रंग के प्रकाश का चाल तरंग अधिक होने की वजह से सबसे ज्यादा होता है जल में। अगला है, उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण रक्ताभ दिखना संबंधित है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज लाल क्यों दिखाई देता है। विकल्प है प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। यदि क्षमता P का मान प्लस में है, इसका मतलब वह अवतल लेंस लगाता है। गुड, प्लस में होगा तो उत्तल लेंस लगाएगा, ठीक है। यदि क्षमता P का मान माइनस में है तो वह अवतल लेंस लगाएगा।
यदि कोई उत्तल लेंस लगाता है तो उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है, अवतल लगाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो प्लस उत्तल, उत्तल का मतलब दूरदृष्टि दोष, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष, विकल्प नंबर 2। एक और ट्रिक आपको बता दें, देखिए अवतल लिखा गया है और एक उत्तल लिखा गया, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस हमने लिखा, अवतल उत्तल लिख दिया, और एक लिखे निकट दोष, निकट, और एक लिखिएगा दूर। तो देखिए दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, तो निकट में 3 शब्द हैं, तो अवतल लेंस में क्या है? 4 शब्द है, दूरदृष्टि लेंस में 2 शब्द है, तो उत्तल में 3 शब्द है, माने 1 शब्द ज़्यादा वाला लेंस का प्रयोग करते हैं। ट्रिकली याद कर लीजिए, निकट में 3 शब्द तो 4 शब्द वाला लेंस लगेगा, दूरदृष्टि लेंस में 2 शब्द तो 3 शब्द वाला लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस, दूरदृष्टि लेंस में उत्तल लेंस लगाया जाता है। अगला, सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो क्लियर याद कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर होता है। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है कितनी? यानी आपको बताना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा कितना होता है? 5 गुना, 50 गुना, 500 गुना या 5000 गुना? तो आंसर होगा 5000 गुना अधिक होता है, विकल्प नंबर 4 सही है। अगला, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? यानी आंख में कैसा लेंस होता है? अभिसारी, अपसारी, अपसारी अपसारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है, आप जानते हैं कि मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो निकट दोष में कौन सा प्रयोग करेंगे? अभी आपको बताए थे, निकट में कौन सा लेंस? निकट यानी 4 शब्द वाला अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल। अगला, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, याद कर जाइए इसको अच्छा से। किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास d है, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लेमडा हो तो इसकी विभेदन क्षमता क्या होता है? तो विभेदन क्षमता याद कर लेंगे, बीटा बराबर होता है 1.22 लेमडा बटा कैपिटल डी, 1.22 लेमडा बटा कैपिटल डी, जहां डी व्यास है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है। विकल्प नंबर कौन सा सही है? 2, ठीक है। अगला है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थिर होता है 25 सीएम पर, 25 सीएम से दूर, 25 सीएम से अधिक या अनंत पर। तो यदि कोई व्यक्ति, याद कर लेना है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से यदि व्यक्ति है और पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का निकट बिंदु क्या है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे दूर का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन निकट का वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। तो निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उस व्यक्ति का जो है निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है, यानी उसका जो आपका निकट बिंदु होगा वो 25 सीएम से क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा, 25 सीएम से दूर नजदीक नहीं देख रहा है, और तो 25 सीएम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 25 सीएम से कम। तो कौन सा आंसर सही होगा? 25 सीएम से कम दूरी पर, यानी विकल्प नंबर 2। अगला, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10, नेत्रिका की फोकस दूरी 20 है, और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है -FO बटा FE, ठीक है, जहाँ ये अभिदर्शक का फोकस दूरी है, नीचे नेत्रिका का फोकस दूरी है। तो यहाँ दिया गया है आवर्धन क्षमता 10 दिया है, ठीक है, और FO का मान तो निकालना है ना अभिदर्शक का, तो FO अब बटा क्या हो जाएगा? कितना? 20, क्रॉस गुना करेंगे तो FO का मान कितना आ जाएगा? 20 जाएगा 200, यानी 200 -200 आएगा, यानी 200 सीएम, विकल्प नंबर 2 सही है, ठीक है। अगला, एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का व्यास 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंग 600 नैनोमीटर है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता लगभग कितनी होगी? तो अभी आपको बताए थे विभेदन क्षमता बीटा बराबर होता है 1.22 लेमडा बटा डी। तो देखिए क्या करेंगे, 1.22 लेमडा का मान रख लेंगे कितना? 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलिए, 10 के पावर -9 से गुना कर लीजिए। अब बटा क्या करेंगे, आप रखेंगे क्या? डी का मान, व्यास 0.1 मीटर। अब इसको हल करेंगे, इसको आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 7.32 × 10⁶, यानी विकल्प नंबर आ जाएगा आपका, आप हल कर लेंगे 3 आ जाएगा विकल्प, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर हम लोग क्लास यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप इन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख करके अच्छा से याद कर जाएं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।